Yeah, Miss Monica, can you hear me? Please, can you put on your microphone, please? मोनिका मैम, आप मुझे सुन पा रहे हो? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अभी आ रही है मैं आपकी आवाज। ओके ओके, तो आप रेडी हो? या आई एम रेडी। ठीक है, तो अभी मैम थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जब मैं अभी मैंने किसी स्टूडेंट को एंटर नहीं किया है। आप अपना लेक्चर कंप्लीट कीजिए पूरा। आप कैसे पढ़ाने वाले हो? पीपीटी से पढ़ाने वाले हो कि कैसे? हाँ हाँ, पीपीटी से। ठीक है, तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे मैं सबको म्यूट कर दूंगा। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। आप अपना लेक्चर पूरा कंटिन्यू कीजिए। लेक्चर के बाद आप अनाउंस कर दीजिए कि जिसको भी कोई डाउट है वो चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकता है, और आप एक एक करके चैट बॉक्स में पढ़ते हुए उनके डाउट सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, बट वो मैं फिनिश करने के बाद कर लूंगी। हाँ, फिनिश करने के बाद ही कह रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है मैम, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मैं अभी एडमिट कर दूं कि आप एग्जैक्टली 3 बजे शुरू करोगे? नहीं सर, हियर बिकॉज़ लाइक आई एम लाइक 9 और 9 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी वेटिंग, आई थिंक। हाँ जी, हाँ जी। यू कैन ठीक है, मैं एडमिट कर देता माय हूँ। स्टार्ट, ओके। नो प्रॉब्लम। Yeah, good afternoon everyone. Today we'll study about green buildings and energy conservation measures. So basically हम आज ये जानेंगे कि ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं इंडिया में या आउटसाइड इंडिया जो ग्रीन बिल्डिंग मेजर्स के लिए वर्क करते हैं और अपना इनपुट प्रोवाइड करते हैं, इसमें उनको वेरीफाई भी करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स में बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स पढ़ेंगे जो कि ग्रीन बिल्डिंग में एप्लीकेबल होते हैं। सो कमिंग टू नेक्स्ट, firstly we'll see कि what is the requirement of green building basically. तो green building की requirement क्यों है? तो ग्रीन बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए है, हम क्यों ये कॉन्सेप्ट आया, क्यों एक नॉर्मल बिल्डिंग से काम नहीं चल सकता है, क्यों हमें जरूरत पड़ी है ग्रीन बिल्डिंग को
कंसिडर करने की या उसके फैक्टर्स को कंसिडर करने की। पहला तो है एनवायरमेंटल, जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स है वो ये हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, डिपेंडेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Then population growth, population is increasing day by day, arable land uncultivated land या unfertile land काफी बढ़ रही है, तो उसके लिए farmers they are very much concerned. Then next is clean air, there is a shortage of clean air. हम जानते हैं कि लास्ट के कुछ मंथ्स में हमने ये देखा था कि the air is very polluted and the AQI, that is air quality index, is decreasing, which is not good for health, which is not good for every age group of people. So this is also a concern. Then fresh water, there is lack of fresh water, so we have to purify the water and then use it. So basically जो potable water कहा जाता है, potable water बहुत ही the amount is decreasing day by day. Pollution, yes, the pollution is increasing day by day. There are many factors which are जो कि reasonable हैं pollution को increase करने में. अच्छा, मैं आई रिक्वेस्ट ऑल जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, आप अपने जो कंसर्न है वो मुझे चैट पे भेज दीजिए. आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन मैं एक एक चैट्स को पढ़ के आप लोगों का क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगी, ठीक है? सो नेक्स्ट इज वेस्ट. द वेस्ट इज इंक्रीजिंग बिकॉज जो भी हम लोग घर में भी देखते हैं इन आवर हाउसेज, अगर हम छोटे लेवल से बात करें तो अपने घर पे भी हमारा बहुत सारा वेस्ट कलेक्ट होता है. जैसे गार्बेज है तो गार्बेज में भी ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट, इस तरह की वेस्ट कलेक्ट होते हैं. तो दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड देर इज नो स्कोप और देर इज अ लेस स्कोप and there is less space to decompose that waste or to recycle that waste. So government is taking action on these things during आज के टाइम में गवर्नमेंट ये सब इन सब चीजों पे कंसर्न ले रही है और बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लिए जा रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है इन सबको कि इन सबको कैसे रोका जाए. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड. What is the potential climate changes impact? क्लाइमेट में बेसिकली हम जो चेंजेस देखते हैं वो ये है कि टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. तो हॉट जो हमारा टेम्परेचर है जहाँ पे हम रहते हैं अभी दिल्ली एनसीआर एरिया, दैट इज कंसिडर्ड एज अ कंपोजिट क्लाइमेट यहाँ पे. तो लास्ट फ्यू इयर्स में ऑब्जर्व हुआ है कि जो दिस थिंग जो टेम्परेचर है, जो हॉट ड्यूरेशन है वो बढ़ गया है एंड द समर ड्यूरेशन हैज इंक्रीज एंड द विंटर ड्यूरेशन, जो विंटर के डेज हैं वो डिक्रीज हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कैलकुलेशन. ये जो कैलकुलेशंस हैं ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने देते हैं कैलकुलेशन. सो इम्पैक्ट इज ऑन हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज, कोस्टल एरियाज, स्पीशीज एंड नेचुरल एरियाज में काफी इम्पैक्ट पड़ा है. हेल्थ में बिकॉज वेदर, अभी हमने लास्ट स्लाइड में ये देखा कि एयर क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, इन्फेक्शियस डिजीजेस बढ़ रहे हैं और वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम लोगों को होती है. एग्रीकल्चर, अभी लास्ट में हमने देखी है कि जो लैंड है वो अनकल्टिवेबल ज्यादा हो रही है, तो उसमें कल्टिवेशन कम हो पाता है. फॉरेस्ट जो लैंड है वो डिक्रीज हो रहा है बिकॉज वी आर कटिंग द फॉरेस्ट एंड यूटिलाइजिंग देम फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स. वाटर रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं बिकॉज सप्लाई जो होती है वो ग्राउंड वाटर की होती है, बट ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है. उसके मेजर्स अब लिए जा रहे हैं रिचार्ज करने के, तो दिस इज ऑल्सो द रीजन. कोस्टल एरिया से इफेक्ट पड़ रहा है बिकॉज इरोजन हो रहा है बीचेस का. बीचेस में बहुत सारे गार्बेज मिलता है, जब कलेक्शन क्लीनिंग होती है बीचेस की तो बहुत सारा कचरा वहां से कलेक्ट होता है. दैट इज ऑल्सो कंसर्न. नेचुरल एंड स्पीशीज एंड नेचुरल एरियाज में से, क्योंकि वहां पे हम उस लैंड को प्रॉपरली स्पीशीज को नहीं दे रहे हैं, उसको भी अपने कंसर्न के लिए, अपने रिक्वायरमेंट के लिए उसे खराब कर रहे हैं. तो ये सस्टेनेबिलिटी और बिल्डिंग का क्या रिलेशन है? हम क्यों बार बार ग्रीन ग्रीन वर्ड यूज करते हैं?
ग्रीन वर्ड डजंट मीन कि एक बिल्डिंग को हमने ग्रीन कलर कर दिया या उसमें प्लांट्स लगा दिए ग्रीन कलर के तो वो सिर्फ ग्रीन बिल्डिंग हो गई, ऐसा नहीं होता है। सब बहुत सारे देयर आर सम फ्यू फैक्टर्स और बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं इंडिया में जिन्होंने ग्रीन के लिए अपने पॉइंट्स बनाए हैं कि इन सारे फैक्टर्स को अगर पूरा किया जाता है तो वो बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग डिक्लेयर हो जाती है, उसे सर्टिफाई कर दिया जाता है, उसे प्रॉपर्ली एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। सो 50% ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज टेकन फ्रॉम नेचर आर बिल्डिंग रिलेटेड। तो जो भी मटेरियल हम अपनी बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज करते हैं वो 50% मटेरियल जो है वो नेचर से ले रहे हैं। और जो वेस्ट वेस्ट कलेक्ट होता है उसमें जो 50% अमाउंट ऑफ वेस्ट जो कलेक्ट होता है वो बिल्डिंग सेक्टर का वेस्ट होता है जो कलेक्ट होता है। तो दिस अ मेजर कंसर्न। अगर हम एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो इस स्लाइड में क्लियर है कि बिल्डिंग्स 48.7 क्यू BTU इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये हम इतना मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बिल्डिंग सेक्टर में यूज हो रहा है। उसके बाद हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं एंड देन इज इंडस्ट्री। दिस अ बेसिक एंड दिस इज गिवन बाय यूएस एनर्जी कंजम्पशन बोर्ड। एंड अगर हम उसकी बात करें इंडिया ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडियन बिल्डिंग्स की अगर बात करें जो CII ने दी है दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2009, उनके अकॉर्डिंग 60% ऑफ एनर्जी अगर हम बिल्डिंग्स की है प्रोवाइड करते हैं तो 60% इज यूज फॉर एयर कंडीशनिंग। तो 60% एनर्जी जो है हम वो बिल्डिंग की एयर कंडीशनिंग के लिए यूज करते हैं, लाइटिंग के लिए 20%, मिसलेनियस 50% एंड वेंटिलेशन और फैंस के लिए हम 5% ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर इस ग्राफ में देखें दिस ग्राफ इज बाय US Energy Information Administrative Statistics, दिस द सोर्स। इसमें ये बताया गया है कि जो बिल्डिंग का एनर्जी कंजम्पशन है वो सबसे ज्यादा है ट्रांसपोर्टेशन का बेस्ड ऑन दिस स्टैटिस्टिक्स। तो 40% ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन इज बिल्डिंग रिलेटेड एंड 50% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन इज ड्यू टू बिल्डिंग्स। तो 40% जो है वो बिल्डिंग रिलेटेड एनर्जी कंजम्पशन होता है जो टोटल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। तो अब इसको कैसे हमें रिड्यूस करना है, इसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ग्रीन बिल्डिंग या सस्टेनेबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया है। So evolution of green building concept, the objective is to evolve a strategy to reduce energy use in building so as to reduce energy cost and greenhouse gas emission into the earth's atmosphere। क्योंकि अब हमने देखा लास्ट की स्लाइड्स में और जितनी भी स्टडीज या रिसर्च या स्टैटिस्टिक्स हमारे पास हैं तो वहां से हमें ये पता चला है कि बहुत मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बिल्डिंग्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो उसमें सिर्फ यूज करने से नहीं होता है, उसका कॉस्ट लगता है। बिल्डिंग का जो ओनर होता है या गवर्नमेंट होता है उसको उसमें कॉस्ट इनपुट होता है। तो उसको रिड्यूस करना बहुत बड़ी बात है और इसके लिए ही ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है। A green building is designed, constructed and operated to minimize the total environmental impacts while enhancing user comfort and productivity। तो ग्रीन बिल्डिंग का जो डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन है वो इस तरीके से किया गया है ताकि जो उसका इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे वो मिनिमाइज हो सके और जो उसके यूजर हैं उनको प्रॉपर कंफर्ट प्रोवाइड किया जा सके ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्टिविटी जैसे अगर हम एक ऑफिस स्पेस को ग्रीन में कन्वर्ट करते हैं तो ऑफिस स्पेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज आउटपुट, प्रोडक्टिविटी, कि हमने जितना भी टाइम ड्यूरेशन हमारा ऑफिस में होता है जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जो कि हमारे लिए सूटेबल हो, हमारे लिए हमें कंफर्ट प्रोवाइड करे। ठीक है, अभी अगर फॉर एग्जांपल जून और जुलाई में अगर हमें बोला जाए कि हम ऑफिस बिल्डिंग में हैं और किसी रूम में काम कर रहे हैं और वहां पे हमें कंफर्ट पोजीशन में नहीं रखा जा रहा है या कंफर्ट सिचुएशंस एटमॉस्फेयर या टेम्परेचर नहीं दिया जा रहा है तो हमारा वहाँ पे आउटपुट या प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन की जाती है।
So in this picture, you can see what is a green building. It's the same that allows to preserve most of the natural environment around the project site. Green building helps in reducing overall impact on environment and human health. जैसे बहुत सारे points हैं जो हम discuss करेंगे कि important जो features हैं, minimal disturbance to landscape and site condition. जो भी जहाँ पे भी हमें बिल्डिंग डिजाइन करनी, अगर हम न्यू साइट की बात करें कि हमारे पास नई साइट है और वहाँ पे हमें ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन करनी है, तो पहले तो हमें उस साइट की कंडीशंस चेक करनी होगी कि वहाँ पे कौन कौन से लैंडस्केप्स प्रेजेंट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कम से कम डिस्टर्ब करके ही हमें आगे बढ़ना है, उसके डिजाइनिंग पे फोकस करना है। यूज ऑफ नॉन टॉक्सिक रिसाइक्लेबल मटेरियल, तो जो भी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज होंगे दैट शुड बी नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक मतलब हार्मफुल नहीं होने चाहिए, सॉइल के लिए हार्मफुल नहीं होने चाहिए, जो लोग उसको टच करके काम कर रहे हैं या जो उसके यूजर होंगे उनके लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब प्रोडक्शन होता है किसी मटेरियल का, ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल का, तो उसमें भी ध्यान रखा जाता है वो मटेरियल ग्रीन मटेरियल तभी कहलाता है जब उसको बनाने वाले लोगों पे हेल्थ इफेक्ट ना पड़े और साइट पे पहुंचाने तक उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, और जब उसका बिल्डिंग में यूज हो रहा है तो जो उसको इंस्टॉल कर रहे हैं या लगा रहे हैं उन पे इफेक्ट ना पड़े, और जो उसके फाइनली यूजर हैं उनको हेल्थ या एनवायरमेंटल इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो ग्रीन बिल्डिंग फीचर्स हैं। देन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर एंड वाटर रिसाइकलिंग। ठीक है, वाटर जो भी वहाँ पे सप्लाई हो रहा है और जो भी वेस्ट वाटर निकलता है, वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है या निकलता है, उसको हमें प्रॉपर्ली रिसाइकिल करके, बहुत सारे मेथड्स है रिसाइकलिंग के, उसको रिसाइकिल करके उसी साइट में वापस से ही यूज करना चाहिए, बाहर नहीं थ्रो करना चाहिए। इसे बोलते हैं जीरो वेस्ट मैनेजमेंट। कि जो भी साइट का जीरो वेस्ट मैनेजमेंट इज, जो भी साइट का वेस्ट है उसको साइट में ही रीयूज किया गया है, रिसाइकिल किया गया है और उसको वहीं पे किसी ना किसी पर्पस के लिए रीयूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड जीरो वेस्ट। तो हम इस कॉन्सेप्ट पे भी वर्क करते हैं ग्रीन बिल्डिंग में। यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली इक्विपमेंट्स। जो भी इक्विपमेंट्स हम उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं वो एनर्जी एफिशिएंट होने चाहिए, बिकॉज हर इक्विपमेंट पे ब्यूरो बीईई एक सोसाइटी इज अ फर्म जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि उस पर लेबलिंग करती है, जो स्टार रेटिंग होती है और जो भी एनर्जी कंजम्पशन होता है। अगर आप ने कभी एसी खरीदा हो या आपने देखा हो कि एसी का जो पैकेट होता है, जो कार्टन होता है, उस पे कार्टन पे बैक साइड में पूरा उसका एनर्जी एफिशिएंसी का डिटेल लिखा होता है। जरूर नहीं है कि एसी हो, एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उसमें एनर्जी एफिशिएंट डिटेल्स मेंशन होती है। तो वो जो रेटिंग होती है दैट इज गिवन बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बीईई। यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, क्वालिटी ऑफ इंडोर एयर क्वालिटी फॉर ह्यूमन सेफ्टी एंड कंफर्ट, क्योंकि हमें एयर क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी एयर अंदर आ रही इंडोर में है उसकी क्वालिटी बहुत प्योर हो, फ्रेश हो। इफेक्टिव कंट्रोल्स एंड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो जो भी बिल्डिंग मैनेजमेंट या सिस्टम है उस पर इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर पूरे बिल्डिंग में एयर कंडीशनिंग की गई है तो वो एयर कंडीशनिंग हर रूम में रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, वहाँ के रूम एरियाज के हिसाब से टनेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि नहीं, या जिस रूम में सब एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, अगर वहां पे भी एयर कंडीशनिंग की गई है तो वो वहां पे ऐसी ऐसी कुछ जगह है जो नॉन एसेंशियल स्पेसेस हैं बिल्डिंग के, वहां पे हम बचा सकते हैं एयर कंडीशनिंग। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं दैट वी शुड सी एंड कंट्रोल। ओके, नाउ द कंपोनेंट्स, दिस डायग्राम इज जस्ट गिविंग अ बेसिक इंफॉर्मेशन कि हम कौन कौन से तरीकों से एक बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ऑल्टरनेटिव सोर्स हो सकता है, जैसे फोटोवोल्टाइक पैनल, जो कि साउथ साइड में लगाना चाहिए, बिकॉज साउथ इज कंसिडर्ड, साउथ जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कंसिडर हुई है जहाँ पे मैक्सिमम सनरेज मैक्सिमम टाइम के लिए फॉल करती है किसी भी बिल्डिंग पे। तो हम फोटोवोल्टाइक पैनल होता है जिसमें बहुत सारे छोटे सोलर सेल्स को मिला के फोटोवोल्टाइक पैनल बनाया जाता है।
जिसको हम एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं, रादर देन जो हम सप्लाई वाली जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देता है वहां से अगर हम ना लें, तो हम इस वाली एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं। बट इसकी जो इंस्टॉलेशन होती है ये टेक्निकल इंस्टॉलेशन है, इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, देयर आर वेरियस एजेंसीज जो इसे इंस्टॉल करती है। बिकॉज इसको इंस्टॉल करने के लिए प्रॉपर, पहले तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से अप्लायंसेस पूरे घर में यूज हो रहे हैं, तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट होती है। उस एनर्जी के अकॉर्डिंग इंजीनियर ये बताता है कि कितने पैनल्स इंस्टॉल होंगे, और बेसिकली रूफ में इंस्टॉल होते हैं तो कितने पैनल्स इंस्टॉल होंगे बेस्ड ऑन एनर्जी कंजम्पशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। लो फ्लो एंड ड्यूअल फ्लश टॉयलेट्स। लो फ्लो जैसे टॉयलेट्स में हम आजकल सेंसर्ड फिक्चर्स या फिटिंग्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पे भी उन बहुत सारे ब्रांड्स है लाइक हिंडवेयर, पेरीवेयर, जैक्वार एंड ऑल दीज ब्रांड्स जिनके सैनिटरी फिटिंग्स और फिक्चर्स अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप उनसे बोलोगे कि लो फ्लो वाले चाहिए तो वो भी अवेलेबल है मार्केट में, तो आप उनको भी देख के उनके कैटलॉग्स और उनके वेबसाइट पे जाके भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कितना फ्लो प्रोवाइड करते हैं, पर मिनट में कितना फ्लो प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिटेल दिस थिंग वी कैन डू वाइल फ्लशिंग टॉयलेट्स में। फ्लश करने के लिए भी आजकल ये प्रोविजन किया गया है कि फ्लशिंग के लिए पोर्टेबल वाटर यूज नहीं करना है। पोर्टेबल वाटर मतलब होता है जो सप्लाई का पानी होता है, जो पीने के लिए सही होता है और नहाने और किचन के काम करने के लिए सही होता है, ठीक है। बट फ्लशिंग के लिए ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट ये है कि फ्लशिंग जो भी पानी, जो वेस्ट वाटर है, जो किचन वेस्ट है, जो ग्रे वाटर है, नॉट सॉरी, जो किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट का जो पानी है या सिंक सिंक कह रही हूँ, वॉश बेसिन का जो पानी है उसे हम एक जगह कलेक्ट कर लें और उसे एसटीपी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो वहां भेजे और वहां से प्योरीफाई होके वो पानी हम फ्लशिंग के लिए यूज करें, या जो पेड़ या पौधे है या लैंडस्केपिंग है वहां पे यूज करें। तो इसके लिए हम वहां पे वाटर कंजर्वेशन मेथड्स अपना सकते हैं। तो वो ही सप्लाई का पानी ना यहाँ पे कनेक्ट होगा, जो भी सीवेज ट्रीटमेंट से जो भी पानी निकलता है वो, क्योंकि पीने के लायक नहीं होता है पानी, पोर्टेबल नहीं होता है, ना ही वॉश यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए सुटेबल होता है, तो हम उसे गार्डनिंग में, फॉर लैंडस्केपिंग और फॉर फ्लशिंग के लिए हमें यूज करना चाहिए। और क्योंकि कनेक्टिविटी भी ऐसे ही, अगर आप अपने इंजीनियर को बोलेंगे, प्लम्बिंग इंजीनियर को कि एसटीपी से मेरा फ्लशिंग कनेक्ट कर दो, तो देयर इज अ सिस्टम और वो कनेक्ट हो जाता है प्रॉपर्ली। डक्ट वर्क सील्ड विद मास्टिक। तो ये जहाँ पे डक्टिंग की गई है, बिकॉज यहाँ पे एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड की गई है, तो मास्टिक इज अ मटेरियल जहाँ पे आप इसको कवर कर सकते हैं। बिकॉज ये हाइट ज्यादा है, तो इस हाइट से क्या होगा, हीट गेन ज्यादा होगा, तो इस हाइट को भी कम किया गया है मास्टिक से। हाई क्वालिटी इंसुलेशन एंड सीलिंग, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बिकॉज दिस इज शोइंग अ टेपरिंग रूफ, तो टेपरिंग रूफ में क्योंकि ये वॉइड रह जाता है, बीच का जो ट्रायंगुलर पोर्शन आप ये देख रहे हो ये वॉइड खाली रह जाता है, तो इसमें हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है इस रूफ के जरिए। तो उसमें क्या होगा कि जब एब्जॉर्ब होगी तो वो कहीं ना कहीं किसी टाइम पे जब सनसेट होता है तो वो सारी हीट वापस से बाहर भेजती है, या वो अगर रूम से कनेक्टेड है तो वो रूम की तरफ हीट डेसिपेट होगी या आएगी। तो उसको बचाने के लिए हम पहले से ही ऐसे मटेरियल्स रूफिंग में यूज करें जिनका इंसुलेशन हाई हो और उससे हम सील कर दें। जो इंसुलेशन हाई हो या वो मटेरियल्स का जो ऐसा प्रॉपर्टी हो जो सन के रेज को, मैक्सिमम सन रेज को रिफ्लेक्ट कर दे वापस एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट इज लार्ज ओवरहैंग्स। लार्ज ओवरहैंग्स इज दिस, जो अगर टेपर्ड रूफ की बात की जा रही है तो हम यहाँ पे ओवरहैंग इज जो बिल्डिंग प्रोफाइल से आगे की ओर जो छज्जा निकलता है काइंड ऑफ, वो है लार्ज ओवरहैंग। अगर उसको हम देते हैं एक्स्ट्रा, हम बढ़ा के रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि सन रेज डायरेक्ट नहीं आती है, तो जो भी अंदर यहाँ पे इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग और इफ देयर इज अ रूम, तो डायरेक्ट सनलाइट रूम में नहीं पहुंचेगी, यहाँ पे डिफ्यूज लाइट पहुंचती है और डिफ्यूज सन रेज पहुंचेगी।
अगर हम ये ओवरहैंग नहीं देते हैं तो डायरेक्ट लाइट पहुंचेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, जल्दी बढ़ेगा रूम का, और जल्दी, क्योंकि हीटिंग जल्दी होगी तो वो उसको डिसिपेट करने के लिए, हीट को वापस एटमॉस्फेयर पे भेजने के लिए भी इट टेक्स टाइम. देन इट इज शोइंग कि लो और जीरो वीओसी फ्लोरिंग एंड पेंट. तो जो फ्लोरिंग है और जो वॉल पेंट्स हैं, आजकल ऐसे ब्रांड्स आ गए हैं मार्केट में जो जीरो और लो वीओसी पेंट्स बना रहे हैं, बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन उन्हें गवर्नमेंट से ही मिले हैं कि आपको जो भी पेंट या बनाना है, जो भी मटेरियल बनाना है, फ्लोरिंग मटेरियल बनाना है, दैट इज ऑफ लो वीओसी. एंड नेक्स्ट इज एनर्जी स्टार अप्लायंसेस एंड लाइट फिक्चर्स. जो भी अप्लायंसेस हम यूज कर रहे हैं वो एनर्जी स्टार होने चाहिए, बी से सर्टिफाइड होने चाहिए, और उनका एनर्जी हमें पता होना चाहिए कि कितने स्टार. इफ देयर इज अ 5 स्टार रेटेड आइटम या अप्लायंस, so it is the best. देन सेंट्रल ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम. यहाँ पे अगर हम कोई ऐसा एक सिस्टम इंस्टॉल करेंगे जो पूरे एरिया को डी करेगा, बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन से भी एटमॉस्फेयर अनकंफर्टेबल होता है. तो जहाँ पे भी जिस भी क्लाइमेट में इसकी रिक्वायरमेंट हो, हम डी सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं. देन कमिंग टू मेटल लाइट कलर्ड रूफिंग. मेटल और लाइट कलर्ड रूफिंग, एज वी नो कि डार्क कलर सन रेज बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और लाइट कलर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमें रूफिंग मटेरियल हमेशा लाइट कलर से ही रखना चाहिए. और मेटल इसलिए कहा गया है क्योंकि मेटल बहुत जल्दी गर्म भी होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है. ठंडा का मतलब इट टेक्स टाइम, बट यस, इट एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. एनर्जी एफिशिएंट, लो ई विंडोज एंड ग्लास. रिफ्रैक्टिव, लो इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो भी हम मटेरियल, ग्लास मटेरियल यूज कर रहे हैं अपनी विंडोज के लिए, या एक्सटर्नल डोर्स है अगर हम वहां पे भी ग्लास यूज कर रहे हैं, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ग्लास शुड नॉट, ग्लास, सॉरी, हाँ, ग्लास की प्रॉपर्टी हीट एब्जॉर्ब करने की नहीं होनी चाहिए, हीट को रिफ्लेक्ट करने की होनी चाहिए. So there is light colored exterior walls. I have already told you. ये एक सिस्टम दिखाया गया है जहाँ पे बैरल के थ्रू रेन वाटर कलेक्शन हो रहा है. अगर आपको मैनुअली करना है तो बैरल के थ्रू कर सकते हैं, या यहाँ पे कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट दिख करके भी आप रेन वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर रेन वाटर. अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, सोर्स पैनल फॉर वाटर हीटर. हीटर जितने भी इलेक्ट्रिसिटी तो आप कर ही रहे हैं, बट अगर अलग से वाटर हीटर्स यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम सोलर पैनल का यूज करेंगे. तो बेसिकली एक ब्रॉड, मोटा मोटा हमको पता चल गया है कि कौन कौन से फीचर्स, कंपोनेंट्स ग्रीन बिल्डिंग में कवर होते हैं. अच्छा, इसमें ये भी है नेटिव प्लांट्स. नेटिव प्लांट्स मीन्स वहाँ पे हमें अपने घर के आसपास ऐसे ऐसे प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग ऐसे लगाने चाहिए जो कि आसपास और लोकली अवेलेबल हो और प्रॉपरली आपके जो सॉइल कंडीशंस है उसको सूट करें और उसमें ग्रो कर सकें. और अगर पॉसिबल है तो ईस्ट और वेस्ट साइड में, या डिपेंडिंग अपॉन योर क्लाइमेट कंडीशंस, जहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, शेडिंग की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे हम नेचुरल चीजों को यूज करेंगे, जैसे ट्रीज को हम यूज कर सकते हैं फॉर शेडिंग पर्पजेस. Now coming to greenness is an important project. Yes, it is an important project. तो इससे हमें ये पता चलेगा, एक तो then there are government body and policy guidelines responsible for assessing sustainability.
government body and policy guideline responsible for assessing sustainability in green building sectors in India. So there are various government bodies and policy guidelines which are working on making a building green. Firstly, there's NBC, ECBC is ECBC I'll tell you, and the local bylaws. ये तीन एजेंसीज या गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो कि पॉलिसीज बनाती हैं ग्रीन बिल्डिंग्स की. इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि इंडिया में प्रोवाइड कराती हैं किसी बिल्डिंग को, इम्पोर्टेंट इज ग्रेहा, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रल हैबिटेट असेसमेंट. इट्स अ नेशनल रेटिंग सिस्टम जो कि किसी भी बिल्डिंग जब न्यू कंस्ट्रक्ट होती है या पुरानी होती है उसको असेस करके अगर कोई उसका ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग लेना चाहता है तो वो रेटिंग ले सकता है उसका. नेक्स्ट इज लीड, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन. दिस इज अ यूएस बेस्ड रेटिंग. ये बट दिस इज मोर नाउअडेज बहुत सारी ओवरसीज या बाहर की कंट्रीज की बहुत सारी एनर्जी रेटिंग सिस्टम्स हैं जो इंडिया में फॉलो होने लगी हैं. वहाँ मतलब यहाँ के बिल्डिंग्स जो हैं वो वहाँ के रेटिंग सिस्टम्स को अपना रहे हैं. IGBC, then Indian Green Building Council. So this is GREHA, this is LEED, and this is IGBC. So ये मैंने आपको एक पहले भी बताया था कि बिल्डिंग रिलेटेड रिसर्च और डिप्लॉयमेंट इंस्टीट्यूशंस इंडिया में क्या है, जैसे कि CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो बिल्डिंग मटेरियल्स पे न्यू टेक्नोलॉजीज, जो बिल्डिंग की नई टेक्नोलॉजीज उस पे वर्क करता है. दे वर्क ऑन हाउ टू मेक एन बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट, क्लाइमेट जोनिंग के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट जोन की बिल्डिंग का डिजाइन कैसा होना चाहिए, थर्मल और विजुअल कंफर्ट कैसे प्रोवाइड करना चाहिए. तो ऑल दीज वर्क द CBRI परफॉर्म. And then is IIT Bombay, which work on solar zero energy buildings and heat transfer. BEE, I already told you, building codes and labels. जो building codes और labels पे work करता है, this is Bureau of Energy Efficiency. ICLEI, CEPT, Center for Environmental Planning and Technology. Openings and fenestrations, which work on openings and fenestrations. Openings and fenestrations is कि जो भी बिल्डिंग पे ओपनिंग होती है लाइक डोर्स, विंडोज, वेंटिलेटर्स, फेनेस्ट्रेशन में लूवर्स, शेड्स और ये सारी चीजें आ जाती हैं. Then it is Glazing Council of India certificating and labeling of envelopes and windows. तो ग्लेजिंग काउंसिल होते हैं, जैसे ग्लेजिंग एनवेलप होता है, पूरा ग्लास की बिल्डिंग है या उसका फसाड जो फसाड है दैट इज ऑफ ग्लास, तो वो उसको सर्टिफाई करता है, उसके मटेरियल्स को सर्टिफाई करता है. एशरे, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स. ये जो HVAC से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, जो भी इंस्टॉल होते हैं बिल्डिंग के, उनकी टेस्टिंग करना, उनको एक स्टार रेटिंग प्रोवाइड करना, उनकी वर्किंग पे उनको इम्प्रूव करना, तो वो एशरे वर्क करता है उस पे. देयर आर मेनी अदर. इम्पोर्टेंट इज टेरी. टेरी इज नाउ आजकल एनर्जी एफिशिएंसी पे काफी काम कर रहा है. एनर्जी एफिशिएंसी रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट, ग्रीन बिल्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन, building energy efficiency, building code, solar energy, etc. etc. टेरी का ऑफिस ग्वालपहाड़ी के पास लोकेटेड है. इनकी एक यूनिवर्सिटी भी है जहाँ से इनके कोर्सेज करके आप सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं. Then CEPT, then GCI, this is all same. Okay. Then coming to next, first हम देखेंगे कि लीड सर्टिफिकेशन जो मिलता है वो कैसे है, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं. तो पहला तो है, अगर कुछ उसके पॉइंट्स हैं जैसे कि सस्टेनेबल साइट है कि नहीं, इनोवेशन इन ऑपरेशन, रीजनल प्रायोरिटी, इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी, मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज, एनर्जी एंड एटमॉस्फेयर एंड वाटर एफिशिएंसी. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अगर कोई साइट इन सारे पॉइंट्स को फुलफिल करती है और उसमें उनके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वो सक्सेस होती है, तो उसे जो डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं, दैट इज 40 to 49 पॉइंट्स अगर मिलते हैं, तो उसे सिर्फ सर्टिफाइड बोला जाता है, दैट इज लीड USDBC सर्टिफाइड. अगर उसे 50 to 59 पॉइंट्स मिलते हैं तो वो सिल्वर रेटेड बिल्डिंग होती है. अगर 60 to 79 पॉइंट्स मिलते हैं तो गोल्ड रेटेड. अगर 80 प्लस पॉइंट्स उस बिल्डिंग को मिलते हैं तो उसे प्लैटिनम रेटेड, लीड प्लैटिनम रेटेड
लीड प्लैटिनम रेटेड बिल्डिंग कहा जाता है। सो नेक्स्ट इज IGBC, जो कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, जिसमें इंडियन बिल्डिंग्स को रेटिंग प्रोवाइड कराती है ये। उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स कंसिडर होती हैं, जैसे कि न्यू बिल्डिंग्स आती हैं। इसकी बहुत सारी कैटेगराइजेशन उन्होंने की हुई है कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स है जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उनको रेटिंग्स प्रोवाइड कराती है। हर बिल्डिंग की, हर टाइप की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशन है। जैसे कि अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने बताया है ग्रीन होम्स, अगर ये देखें तो ये वाली कैटेगरी है IGBC ग्रीन होम्स। तो IGBC ग्रीन होम्स के कुछ सर्टिफिकेशन लेवल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, अगर उनको पूरा करता है वो बिल्डिंग या वो कैंपस, तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसे ये रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि सर्टिफाइड, अगर एक सिंगल यूनिट की बात करें, अगर एक सिंगल होम का अगर ग्रीन सर्टिफिकेशन होता है, तो अगर उसे 38 to 44 पॉइंट्स मिलते हैं तो उसे सिंपल सर्टिफाइड IGBC सर्टिफाइड बोला जाता है। 45 to 51 मिलते हैं तो सिल्वर रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। देन 52 to 59 अगर होता है तो गोल्ड, देन 60 to 75 में प्लैटिनम रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। देन अगर हमें बहुत सारे ग्रीन होम्स का अगर हम सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, जैसे बहुत सारे यूनिट्स अगर घर बगल बगल में बने हुए हैं या डिटैच और सेमी डिटैच यूनिट्स हैं, बहुत सारे हैं, तो उनके लिए अगर हम बात करें तो मल्टी ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए सर्टिफाइड 50 to 59 होता है, तो सर्टिफाइड है। सिल्वर है तो 60 to 69, 70 to 79 इज फॉर गोल्ड, प्लैटिनम 80 to 100। तो रिकॉग्निशन हमें ये बताया गया है कि अगर आपकी बिल्डिंग प्लैटिनम रेटेड है तो वो दैट इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल लीडरशिप, तो वो ग्लोबली रिप्रेजेंट होती है वो वाली बिल्डिंग। ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ पे एक कैटेगरी है ग्रीन कैंपस। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो ग्रीन कैंपस में कंसिडर होता है, या हॉस्पिटल कैंपस है तो वो भी कंसिडर होगा, या देयर इज अ कैंपस जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस है तो वो भी ग्रीन कैंपस में कंसिडर होगा। तो अगर न्यू कैंपस है और एग्जिस्टिंग कैंपस है, दोनों के लिए डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो अगर 40 to 49 पॉइंट्स अगर मिलते हैं न्यू कैंपस को तो वो सर्टिफाइड होगा। 50 to 59 है तो सिल्वर, 60 to 74 है देन इट विल बी गोल्ड, 75 to 89 है देन इट विल बी प्लैटिनम। ओके। मैं फिर से बोलूंगी, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज उसे लिख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए या चैट बॉक्स में डाल दीजिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर आई विल डिस्कस ऑल द पॉइंट्स। देन एग्जिस्टिंग कैंपस की बात करें तो सिमिलरली एग्जिस्टिंग कैंपस के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट कलर से उन्होंने मेंशन किया है। जैसे कि ग्रीन रेजिडेंशियल सोसाइटीज है, ग्रीन इंटीरियर, अगर हमने इंटीरियर भी ग्रीन मटेरियल से किया है तो उसको भी ग्रीन IGBC रेटिंग देता है। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, ग्रीन स्कूल्स, फैक्ट्री बिल्डिंग्स, डेटा सेंटर इज अ रीसेंट एडिशन जो कि पहले नहीं था, मतलब इट्स अ रीसेंट एडिशन बट बाकी सारे दे वर एग्जिस्टिंग। ग्रीन विलेजेस इज आल्सो रीसेंट एडिशन। ग्रीन टाउनशिप, सॉरी, green existing cities, IGBC green SEZ landscape, MRTS green mass rapid transit system, existing mass rapid transit system, incentives to IGBC, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स क्या मिलते हैं IGBC प्रोजेक्ट्स को। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाई करता है इस प्रोजेक्ट को, आजकल अथॉरिटीज और गवर्नमेंट ने भी एक देयर इज अ इंसेंटिव कि FAR इंक्रीज, कुछ अमाउंट ऑफ FAR है वो बढ़ के हर अथॉरिटी अपने एरिया के लिए उन्होंने कुछ FAR फिक्स किया हुआ है, दैट इज फ्लोर एरिया रेशियो। वो आई थिंक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा बीइंग एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट की FAR क्या होता है। तो FAR जो है वो इंक्रीज FAR, कुछ अमाउंट ऑफ FAR, इंक्रीज FAR है वो बिल्डिंग्स को अलग से गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अगर वो ग्रीन बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं या वो सर्टिफिकेट की तरफ बढ़ते हैं, या उनके अगर फेज 1 कंप्लीट हो गया उस बिल्डिंग को और वो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाई होगी तो उन्हें फेज 2 के लिए वो FAR कंज्यूमेबल होता है।
IGBC green affordable housing, IGBC health and well-being rating, resort, देन रिन्यूअल भी होता है बिकॉज रेटिंग 5-10 ईयर्स तक वैलिड होती है या कुछ टाइम पीरियड के लिए वैलिड होती है, और उसका चेक भी रखते हैं बिकॉज आईजीबीसी को पास आईजीबीसी के बहुत सारे एक्रेडिटेड प्रोफेशनल्स होते हैं जो आईजीबीसी रेटिंग दिलाने में हेल्प करते हैं उस बिल्डिंग के, और जब उसकी रेटिंग मिल जाती है तो टाइम टू टाइम उस जगह को विजिट करके ये भी चेक किया जाता है कि जो उन्होंने पॉइंट्स वहां पे दिखाए थे कि ये सारे ग्रीन बिल्डिंग के पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, वो फॉलो हो रहा है या उसको उसका कंप्लायंस प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसीलिए उसकी रिन्यूअल की रिक्वायरमेंट भी होती है आगे। देन ग्रीन सर्विस बिल्डिंग, आई होप इट इज क्लियर कि कौन कौन से बिल्डिंग्स कवर होते हैं आईजीडीसी में और कैसे कैसे उनकी रेटिंग प्रोवाइड की जाती है और क्या क्या सर्टिफिकेशन लेवल्स हैं, तो हर टाइप का अलग अलग है। नाउ वी विल सी अदर रेटिंग सिस्टम इन अ वर्ल्ड इन दिस थिंग। हमने लास्ट में पढ़ा था जो यूएसजीबीसी है वो यूएस का था, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का था लीड सर्टिफिकेशन। दिस इज कैसबी, CASBEE, दिस इज ऑफ जापान, एंड ब्रीम, Code of Sustainable Built Environment, this is BREEAM, this is of UK. Now another important rating system is GREHA, Green Rating for Integrated Habitat Assessment. तो जो भी हैबिटेबल बिल्डिंग्स होती हैं उनको उनका रेटिंग गृहा भी प्रोवाइड करता है। तो जो पॉइंट्स हैं उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, सेम क्राइटेरियाज जो आगे हम एक का मैं डिस्कस करूंगी, आगे आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्राइटेरियाज है वो फुलफिल होने पे रेटिंग्स प्रोवाइड की जाती है। अब हम यहाँ पे ये देख लें कि गृहा की रेटिंग कैसे कैसे दी जाती है। अगर 50-60 पॉइंट्स अचीव हो रहे हैं तो 1 स्टार मिलेगा, 61 to 70 there is a 2 star, 71 to 80 3 star, 81 to 90 4 star, 91 to 100 5 star. तो 5 star building is considered as a global leadership, तो वो globally represent होती है वो building. So there is a chart जिसमें ये बताया गया है कि लीड और गृहा का इंसेप्शन कब हुआ, कब और बहुत सारे फैक्टर्स इसमें कंपैरिजन में बताए गए हैं कि इंसेप्शन ईयर इज 2001, it is 2007, total buildings registered है 1640 and it is 203, total buildings rated at 249 और गृहा की 8, but it is increasing, this data which is of 4-5 years back. So area registered, जो भी एरिया होता है वो स्क्वायर मीटर में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेंड 16,000 प्रोफेशनल ट्रेंड है और गृहा के 10,000 प्रोफेशनल ट्रेंड है। एक्रेडिटेड प्रोफेशनल, जैसे मैंने बताया कि एपीज होते हैं एक्रेडिटेड प्रोफेशनल, एक एग्जाम होता है जो कि हर एक ग्रेजुएट, एक टीचर, एक स्टूडेंट, +2 पास स्टूडेंट उसे दे सकता है, नॉट +2, दिस इज ग्रेजुएट स्टूडेंट, और कोई भी प्रोफेशनल स्टूडेंट प्रोफेशनल भी इसको दे सकता है, बट उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करनी होती है, कुछ उनके बुक्स हैं वो स्टडी करके यू कैन बिकम एक्रेडिटेड प्रोफेशनल अगर आप उस एग्जाम को पास कर लेते हैं। तो लीड के अभी तक 887 प्रोफेशनल्स हैं, गृहा की 466, बट इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। यस, अब हमने जो भी देखा था लास्ट स्लाइड में कि A1 रेटिंग मिलती है, 1 स्टार तब मिलता है जब 50 to 60 पॉइंट्स होते हैं, 2 तब मिलता है जब 61 to 70। तो ये पॉइंट्स कहाँ से आ रहे हैं? ये पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ से, जो इसका इवैल्यूएशन सिस्टम है गृहा का उससे क्लियर होता है। अगर आप इसकी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहां पे भी इवैल्यूएशन सिस्टम बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है। देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियन, यू कैन सी 18, देयर आर 34 क्राइटेरिया और उसके टोटल 104 पॉइंट्स हैं, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 104 पॉइंट्स है और टोटल 34 क्राइटेरिया है, ठीक है। तो अब हर क्राइटेरिया के कुछ पॉइंट्स डिसाइडेड हैं कि अगर ये क्राइटेरिया फिल हो रहा है तो 1 पॉइंट मिलेगा, ये फिल हो रहा है तो 5 पॉइंट मिलेगा, ये है तो 2, लाइक दिस, ठीक है। और उसमें ये भी मेंशन किया गया है कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो मैंडेटरी है फिल करना, उनको फुलफिल करना। जैसे फर्स्ट इज साइट सिलेक्शन, पार्शियली मैंडेटरी की साइट, partly this is partly mandatory because site selection
कहीं पे भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है और वो साइट कैसी है। अगर क्योंकि हमें, अगर हम ग्रीन बिल्डिंग की तरफ इंक्लाइंड हैं, तो हमें ये देखना है कि ऐसी साइट हमें चूज करनी चाहिए जो जो कि ऑलरेडी मतलब डिवास्टेटेड ना हो, और जो कल्टिवेबल लैंड ना हो। फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि ऐसी कोई लैंड ना हो जो कि जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता था बट एग्रीकल्चर हो नहीं रहा है किसी ना किसी रीजन से, और वो जबरदस्ती हमने उसको बिल्डिंग के लिए यूज कर लिया है। तो ऑल दीज पॉइंट वी शुड कंसिडर। मैक्स मतलब अगर मेजरली देखा जाए तो नॉन कल्टिवेबल लैंड हम साइट सिलेक्शन के लिए ले सकते हैं। Then preserve criteria 2 is preserve and protect landscape during construction or compensatory depository forestation. हमें प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है लैंडस्केप ड्यूरिंग, जो अगर वहाँ पे कोई लैंडस्केप प्रेजेंट है या कोई ट्री प्रेजेंट है, कोई प्लांट प्रेजेंट है, तो हमें उसका या उसे प्रिजर्व या प्रोटेक्ट करना, उसे कहीं उसको पूरे प्लांट को उसके बल्ब के साथ ले जाके कहीं और उसको प्रॉपरली उसकी देखभाल करनी है। फिर अगर हम चाहें तो उसको वापस अपने साइट पे ला सकते हैं या हम उसे नर्सरी में कहीं डोनेट कर सकते हैं। कॉम्पनसेटरी डिपॉजिटरी फॉरेस्टेशन इज, अगर हमने कहीं पे कोई ऐसी लैंड है जहाँ पे हमने उसका प्लांटेशन डिस्ट्रॉय किया है, तो उसके कॉम्पनसेशन में कहीं ना किसी कोई और लैंड आइडेंटिफाई करके उस चीज को हमें आगे देखना है कि कहाँ पे हम उस लैंड को प्रॉपरली उसको कल्टीवेट कर सकते हैं या वहां पे प्रॉपरली लैंडस्केप फिर से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैक्सिमम पॉइंट, वन ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं, बिकॉज एनर्जी के 16 है और इसके 5 पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखने चाहिए। पार्टली मैंडेटरी इसलिए कहा गया है कि अगर एप्लीकेबल होगा तो, अगर किसी साइट पे लैंडस्केप ही नहीं है, बैरन है या बहुत ही मिनिमल ग्रास ही है, केवल ग्रास लैंड ही है, तो हम उसको ग्रासलैंड, सॉरी नॉट ग्रासलैंड बट सिर्फ ग्रास है वहां पे, तो हम, या ऐसे कुछ श्रब्स हैं जो कि डैमेज हो गए हैं, तो उनको अगर हम देखते हैं तो वहां पे ऐसा कुछ प्रोटेक्शन की बात नहीं है। देन थर्ड इज सॉइल कंजर्वेशन पोस्ट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से पहले हमें उस सॉइल को प्रिजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। कैसे करना है? जो सॉइल के वी नो देयर आर लेयर्स, और जो सबसे टॉप सॉइल होती है दैट्स द मोस्ट कल्टीवेबल सॉइल। तो वो जो टॉप सॉइल की लेयर है, उस लेयर को हमें हटा के, बिकॉज वो कल्टीवेबल लेयर है, वो उसमें प्रॉपर कल्टीवेशन हो सकता है, उसमें प्रॉपर लैंडस्केप के लिए प्रॉपरली यूटिलाइज हो सकती है। तो उस टॉप सॉइल को हमें हटा के, अगर हमें वहां पे लैंड बना रहे हैं, अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जब एक्सकेवेशन होता है तो हमें पर्टिकुलरली उस टॉप सॉइल की लेयर को हटा के फोल्ड करवा के, देयर आर वेरियस मेथड्स कि हम उस टॉप सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो उसको फोल्ड करके या किसी भी तरीके से उसको हम एक डिफरेंट जगह पे ले जाके उसे प्रिजर्व करेंगे उस टॉप सॉइल को। ठीक है, तो ये सारे हमें प्लानिंग में करने पड़ते हैं। जब हमारी बिल्डिंग बननी, एक्सकेवेशन स्टार्ट होता है, उससे पहले ही हमें ये प्लान करना होता है, ईयर मार्क करना होता है वो एरिया, जिस एरिया को हमें कंस्ट्रक्शन से पहले, एक्सकेवेशन से पहले ईयर मार्क करना होता है, ताकि वो टॉप सॉइल हम बचा सके। और अगर हमें वो टॉप सॉइल नहीं यूज करनी है कहीं पे, तो वो टॉप सॉइल हम कहीं पे दे सकते हैं, किसी को डोनेट कर सकते हैं। देन डिजाइन टू इंक्लूड, डिजाइन, इसके 2 पॉइंट्स हैं। डिजाइन टू इंक्लूड एग्जिस्टिंग साइट फीचर्स। अगर हम जो भी डिजाइनिंग कर रहे हैं उस साइट पे, तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो जो हम साइट पे इंक्लूड करेंगे, मतलब एग्जिस्टिंग साइट फीचर्स हैं। अगर वहां पे कोई वाटर बॉडी प्रेजेंट है या एनीथिंग लाइक दिस, जो भी साइट फीचर्स है, हमें उसको अपने डिजाइन में इंक्लूड करना है, ना कि उसे डिस्ट्रॉय करना है या उसे कहीं मतलब हटा देना है, मिटा देना है, ऐसा नहीं करना है। हमें उन्हें अपने डिजाइन में इंक्लूड करना है। सो ऑल दिस इज कंसिडर्ड एज, इसमें 4 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ऐसे ही सिमिलरली वी कैन सी देयर आर वेरियस पॉइंट, जैसे रिड्यूस हार्ड पेविंग ऑन साइट, हार्ड पेविंग नहीं होनी चाहिए, जिसके 2 पॉइंट्स हैं। हार्ड पेविंग होती है जैसे कंक्रीटिंग हो गई, जिसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है,
उसको बोलते हैं हार्ड पेविंग। जैसे पेवर्स अगर हम लगा रहे हैं, ग्रास पेवर्स लगा रहे हैं, इंटरलॉकिंग पेवर्स लगा रहे हैं, तो वो हार्ड पेविंग में नहीं आएगा, बिकॉज उससे हम वाटर रिचार्ज कर सकते हैं, वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है, बट कंक्रीटिंग से नहीं होगा। अगर हम ब्लैक मेटल रोड बना दिए हमने, तो भी उससे वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है, वो स्पेसेस अपने डिजाइनिंग में पर्टिकुलरली, कि जहाँ पे जरूरत हो वहीं पे हार्ड पेविंग करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। और मैक्सिमम एरियाज को वाटर रिचार्ज के लिए ही छोड़ना है, ताकि उस ऐसे मटेरियल्स यूज करने, लाइक आई सेड, कि पेवर्स हो, ग्रास पेवर्स हो, इंटरलॉकिंग पेवर्स हो, जिनके थ्रू वाटर रिचार्ज हो सके प्रॉपर्ली। देन एनहांस आउटडोर लाइटिंग सिस्टम एफिशिएंसी। अगर आउटडोर की लाइटिंग की बात करें, तो आउटडोर लाइटिंग सिस्टम हम सोलर सेल्स, फोटोवोल्टाइक पैनल्स वाली लाइटिंग यूज करें, बिकॉज दे आर मोर एफिशिएंट। तो उसके 3 पॉइंट्स हैं। प्लान यूटिलिटीज एफिशिएंटली एंड ऑप्टिमाइज ऑन साइट सर्कुलेशन एफिशिएंसी। जो यूटिलिटीज हैं एफिशिएंटली उनको यूज करना चाहिए, और उसको साइट पे ही सर्कुलेट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोवाइड एटलीस्ट मिनिमम लेवल ऑफ सैनिटेशन सेफ्टी फैसिलिटीज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ये मैंडेटरी में आता है, बिकॉज मिनिमम लेवल ऑफ सैनिटेशन और सेफ्टी फैसिलिटीज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, जो कि दिस इज द पॉइंट जो जब ग्रीन बिल्डिंग बनती है तो सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हैं कंस्ट्रक्शन जो इंजीनियर्स होते हैं या जो ओनर होते हैं। अदरवाइज इस पॉइंट को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है आज के टाइम में, कि उनको कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर सेफ्टी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसको अगर ध्यान में रखा जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से, तो उसके 2 पॉइंट्स हैं। अब इसमें ये भी आता है, जो उनके किड्स होते हैं उनको एक छोटी सी स्कूल, पाठशाला एक छोटी सी दी जाए वहाँ पे। और जैसे बहुत बड़ी साइट है, ग्रुप हाउसिंग बन रही है या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करेंगे, उनके बच्चे होंगे, तो उनको एक छोटी सी पाठशाला वहाँ पे लगाई जाए और उनको पढ़ाई कराई जाए, रादर देन उनके बच्चे इधर उधर घूमे, बिकॉज वो हेजार्डियस हो सकता है, डेंजरस हो सकता है उनको, उनकी लाइफ के लिए। और नेक्स्ट इज reduce air pollution during construction. This is mandatory and it consists of 2 points. Air pollution कैसे कम करेंगे during construction? ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि एयर पोल्यूशन में दे एनहांस एयर पोल्यूशन, तो वो मटेरियल्स नहीं यूज करने हैं। और हमेशा वाटरिंग करनी है, जहाँ पे भी लगता है कि विंड के थ्रू एयर इज गेटिंग पोल्यूटेड, तो वहां पे वाटरिंग की जरूरत है, टाइम टू टाइम वाटरिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर सामान आ रहा है कहीं से, सपोज सैंड आ रही है, सैंड, सुर्खी और एनी अदर मटेरियल which is coming on site, it should be covered properly with a green net. Tripolin is a ट्राइपोलिन मटेरियल होता है, एक नेट होता है, उससे कवर करके, आपने देखा ही होगा डंपर्स को या डंपर्स में जो मटेरियल होते हैं उनको कवर करके लाना चाहिए। तो दिस आल्सो रिड्यूसेस एयर पोल्यूशन। रिड्यूस लैंडस्केप वाटर रिक्वायरमेंट। लैंडस्केप वाटर रिक्वायरमेंट, हम जो पोर्टेबल वाटर है वहां उसको कम यूज करने की बात यहाँ पे हो रही है, जिसके लिए 3 पॉइंट्स मिलते हैं। और वो वाटर जो कि सीवेज एसटीपी से ट्रीटेड वाटर होता है, वो हमें पर्टिकुलरली यूज करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि वो ही वाटर रीयूज हो सके। Then coming to reducing building water use. तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, फ्लाई ऐश इन अ बिल्डिंग, reduce low energy material in interiors, renewable energy utilization, renewable this water waste water treatment, उसके 2 पॉइंट्स हैं। then important जो कि मेजर पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, ये रिसोर्स रिकवरी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट से कैसे हम रिसोर्स बना सकते हैं, जैसे मैन्योर, और मैन्योर हम बना सकते हैं, जैसे जो वेट वेस्ट होता है, वेट वेस्ट जो किचन वेस्ट से कलेक्ट होता है, जो हम जनरली डस्टबिन से, हमें पता है कि हमें अलग अलग करके कलेक्ट करना चाहिए, जो वेट वेस्ट होता है उसको हम एक बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टर होता है, उस मशीन में डाल के उससे हम मैन्योर्स बना सकते हैं। या कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसी मशीन्स आजकल बिल्डर्स या ग्रुप हाउसिंग में इंस्टॉल हो रहे हैं, जिनको हम फिर लैंडस्केप पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं।
यूज ऑफ लो VOC पेंट्स, एडिसिव्स एंड सीलेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Ensure water quality. Yes, water quality. These are mandatory. Minimize ozone depleting substances जैसे कि एयर कंडीशनर्स में जनरली होता है ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और इस तरह के जो एयर कंडीशनर्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है. बट नाउ अ डेज CFCs का जो इस्तेमाल है वो भी कम हो रहा है. तो इसीलिए इसका ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हम एयर कंडीशनर यूज करें उसके अगर हम आउटडोर यूनिट में ये चेक कर लें कि जो भी गैस है दैट इज नॉट CFC. एंश्योर वाटर क्वालिटी. जो भी वाटर क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है दैट इज पोर्टेबल, RO प्योरिफाइड वाटर होना चाहिए. एक्सेप्टेबल आउटडोर एंड इंडोर नॉइज लेवल. टोबैको एंड स्मोक कंट्रोल होना चाहिए. वहां पे कोई भी ऐसा ना हो जो कि टोबैको और यूज कर रहा हो. देन एनर्जी ऑडिट एंड वैलिडेशन. किसी भी जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि BEE एनर्जी ऑडिट करता है, सर्टिफाई करता है, तो वहां से हम अपनी बिल्डिंग को एनर्जी ऑडिट करा सकते हैं. या एक्रेडिटेड प्रोफेशनल को भी हम बोल सकते हैं, तो वो भी अपने सिस्टम अपने मैनेजमेंट के थ्रू वो एनर्जी ऑडिट या वैलिडेट करा सकता है कि टोटल कितनी एनर्जी यूज हो रही है. इसके कोई पॉइंट्स नहीं है बट स्टिल इट इज मैंडेटरी बिकॉज टू नो कि आपकी जो बिल्डिंग है आफ्टर ऑक्यूपेंसी जब लोग रहेंगे वहां पे या वो एनर्जी बिल्डिंग जब यूज में होगी तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी, टोटल एनर्जी जो यूज हो रही है. ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट. जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है उनका जो ऑपरेशन है उसमें कितनी एनर्जी यूज होती है और जो उसका मेंटेनेंस है उसका क्या खर्चा है, तो उसका एक प्रोटोकॉल बनता है कि कौन कौन इसको यूज करेगा. बिकॉज देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि हमेशा मेंटेनेंस में इन्वॉल्व रहते हैं. बिकॉज एनर्जी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट्स दे आर वेरी सेंसिटिव क्योंकि उनमें कभी भी कुछ भी फॉल्ट आ सकता है, तो उसको हमेशा उसकी मेंटेनेंस करना जरूरी है और उसको चेक रखना जरूरी है. तो इसीलिए उसका क्या प्रोटोकॉल बनाया गया है उस सोसाइटी में या उस बिल्डिंग में, दैट इज इम्पोर्टेंट. देन इनोवेशन इज लाइक अदर देन दीज क्राइटेरिया. अगर उस बिल्डिंग में कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आउट ऑफ बॉक्स है, तो उसके लिए एंड उसकी वजह से एक बिल्डिंग को एनर्जी सेव करने में हेल्प मिल रही है, तो उसके 4 पॉइंट्स इट इज एक्स्ट्रा. तो टोटल इट मेक्स 104 पॉइंट्स. सो इसके अकॉर्डिंग हमने लास्ट में देख ही लिया था कि अगर कितने पॉइंट्स मिलते हैं तो दिस थिंग, तो हमें ग्रीहा रेटिंग प्रोवाइड होती है. Now there are many more things you can check on to Greha website. उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप साइट प्लानिंग करनी चाहिए, साइट प्रिजर्वेशन करना चाहिए, कौन कौन से तरीके हैं उनको करने के, और उसके बगल में उनका पॉइंट भी दिया गया है. ठीक है, तो आप लोग एक बार जाके उसको देख लीजिएगा और आई विल टेक अप दिस इन नेक्स्ट लेक्चर. Now coming to some of the materials. जैसे कि एक केस स्टडी हम देख लें. IIT कानपुर सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, अ 5-star ग्रीहा रेटेड बिल्डिंग, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल साइंसेज. तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके कुछ पैसिव तरीकों से इन्होंने ग्रीन एनर्जी एफिशिएंसी का इस्तेमाल किया हुआ है. जैसे कोर्टयार्ड्स, इनर कोर्टयार्ड्स यूज किए हैं. सो दैट पैसिव तरीका, 2 तरीके होते हैं एनर्जी बिल्डिंग डिजाइन करने के एंड ग्रीन बिल्डिंग, पैसिव एंड एक्टिव. पैसिव तरीका होता है जो हम डिजाइनिंग के थ्रू और क्लाइमेट को साथ में लेके या क्लाइमेटिक फीचर्स, वेदर, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को साथ में लेकर अगर डिजाइन करते हैं तो वो पैसिव तरीके होते हैं. एंड एक्टिव आर जो जब हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, बहुत सारे अदर फैक्टर्स को यूज करते हैं बट दे आर नॉट रिलेटेड विद वेदर एंड क्लाइमेट, तो वो एक्टिव तरीके हो जाते हैं. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही यूज किए गए. बट इम्पोर्टेंट इज जो इनर कोर्टयार्ड्स हैं वो ओपन है, स्पेशियस है, यहाँ पे गैप्स प्रोवाइड किए गए बिल्डिंग में सो दैट एक एयर का चैनल फ्लो हो बने. डिपेंडिंग अपॉन उन्होंने पहले स्टडी की है कि वहां उस पर्टिकुलर साइट में एयर का मूवमेंट क्या है, सन पाथ क्या है, सन कैसे मूव कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन पता चल गई कि साउथ सन कहाँ फॉल होता है. और साउथ में सबसे ज्यादा साउथ में क्योंकि सबसे ज्यादा सन फॉल होता है एंड इट इज मोर प्रोन टू हीटिंग, तो वहां पे
सोलर वोल्टाइक सेल्स, फोटोवोल्टाइक सेल्स पैनल्स यूज किए गए हैं। सो अगर हम एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो 98 किलोवाट की एनर्जी यूज होती है एसी स्पेसेस के लिए, और नॉन एसी के लिए 14 किलोवाट की यूज होती है। जो वाटर कंजम्पशन का जो है बताया गया, जब ग्रीन बिल्डिंग मतलब नॉर्मल से ये 25% कम नॉर्मल वाटर यूज करता है ये बिल्डिंग। नेचुरल शेड्स ऑन वॉल्स एंड विंडोज, नेचुरल शेड्स प्रोवाइड करें, जैसे बॉक्स विंडोज प्रोवाइड करते हैं, शेडिंग डिवाइसेस जैसे कि छज्जा, टेपर्ड रूफ, लूवर्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड करके, ऑल दीज आर आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स जिनको प्रोवाइड करके वी कैन प्रोवाइड द नेचुरल शेड्स वॉल्स और विंडोज पे। दिस इज अ गैलरी है जिसमें कॉलम और ग्रिड के थ्रू एक गैलरी प्रोवाइड की गई है, जैसे कि इसमें डिफ्यूज लाइट पहुंचे। नाउ ऑल्सो यू कैन सी वेजिटेशन प्रोवाइड किया गया है, बट ये हाइटेड है, ऊंचे पेड़ लगाए गए हैं ताकि उन्हें नेचुरल शेड भी प्रोवाइड हो, शेड प्रोवाइड हो, प्लस ये डायरेक्ट सनलाइट को भी रोकते हैं। वॉल इंसुलेशन, अगर हम और मेथड्स की बात करें तो वॉल इंसुलेशन होता है, जैसे रैट ट्रैप बॉन्ड यूज कर सकते हैं, डबल वॉल सिस्टम हम लगा सकते हैं। ग्लास रैट ट्रैप बॉन्ड जो है उसमें हम ग्लास वूल को फिल करके उसका वॉल को इंसुलेट कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन यूज फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाईकॉन ब्रिक्स फॉर एक्सटर्नल वॉल्स। जो फ्लाई ऐश ब्रिक होता है दैट्स अ ग्रीन मटीरियल, एंड रूफिंग के लिए भी हम फ्लाई ऐश यूज कर सकते हैं विद डिफरेंट, जैसे बर्जर और एशियन ने आज बर्जर और एशियन ब्रांड के भी बहुत सारे हाईली रिफ्लेक्टिव पेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, जो कि हम रूफिंग सरफेस पे उसको अप्लाई कर सकते हैं और ताकि वो एब्जॉर्ब ना करे हीट। दिस हाई रिफ्लेक्टिंग, यस, दिस इज हाई रिफ्लेक्टिव पेंट्स जो कि सरफेस पे अप्लाई किए गए हैं ताकि वो एब्जॉर्ब हीट एब्जॉर्ब ना करे। डे लाइटिंग के लिए मैक्सिमम लाइट विंडोज प्रोवाइड किए गए हैं, संकन विंडोज प्रोवाइड किए गए हैं, ग्लेजिंग भी प्रोवाइड की गई है, तो उसके लिए क्या होगा, मैक्सिमम डे लाइट हम यूज कर सकते हैं। सन पाइप्स की बहुत, कोई ऐसा रूम है जो अंदर है, इनसाइड है, डार्क है, और जो कि और वहां पे अगर हमें सनलाइट प्रोवाइड करनी है या हमें सन की एनर्जी को बचा के रखना है, फ्यूचर में यूज करना है, तो हमें वो तो हम उससे कर लेते हैं फोटोवोल्टाइक पैनल से, बट अगर डे लाइट हार्वेस्ट करनी है, जैसे सन पाइप यूज टू लीड बेसमेंट, तो बेसमेंट में अगर करना है तो हम सन पाइप का यूज कर सकते हैं। देयर इज अ सिस्टम जिसमें मिरर्स को एडजस्ट करके ये जो आप देख रहे हैं ये एक टनल है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मिरर्स यूज होते हैं, जो कि दिस अ साइंटिफिक मेथड कि किस एंगल पे कौन सा मिरर लगेगा, तो वो रिफ्लेक्शन के थ्रू वो जो लाइट है, सनलाइट है, वो बेसमेंट तक पहुंचाई जाती है। देयर आर अदर शेडिंग डिवाइसेस, छज्जास एंड लूवर्स। सोलर वाटर हीटिंग, सोलर वाटर हीटर्स लगाएंगे ताकि हम जो हीटिंग है वो गीजर, इलेक्ट्रिकल गीजर ना यूज करके हम सोलर वाटर हीटर के थ्रू गर्म पानी या बॉयलर को यूज कर सकते हैं। सैल्वेज मटेरियल, यूज ऑफ मटेरियल जो कि डिस्कार्डेड हैं और रीयूज हो सकते हैं, तो उन मटेरियल्स को हमें अपने घरों में यूज करना चाहिए, फिर से उसको प्रॉपरली मतलब उसको उस लायक बनाना चाहिए ताकि हम उसे यूज कर सकें। And दो VOC पेंट्स इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए अवेलेबल है। ऑन साइट STP, इट्स अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ऑन साइट बायोगैस कनेक्शन, इफ पॉसिबल अगर हम बायोगैस कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पे, तो अपने साइट पे हमें बायोगैस की फैसिलिटी को सेटअप करना चाहिए। देन वाटर मॉनिटरिंग एंड एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, हम ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि BEE रेटेड जो भी हमारे पास ESO सर्टिफिकेशन हम देखते हैं, तो उसको हमें देख के परचेज करना चाहिए। Another, all other things I'll continue in the next lecture, and the important thing जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको इसमें, कि जो भी मटेरियल्स हम यूज करते हैं ग्रीन बिल्डिंग के लिए, एक मिथ है कि ग्रीन बिल्डिंग बहुत कॉस्टली होती है, बट यस इट इज कॉस्टली बिकॉज बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हम और जो भी टेक्निक्स और जो मटेरियल यूज करते हैं उनका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा ही है, बट देर इज अ टर्म इसमें, पे बैक पीरियड। तो पे बैक में क्या होता है, जनरली पे बैक पीरियड वो पीरियड होता है कि उसमें कैलकुलेशन होता है कि
कितना कितना अमाउंट उसमें लगा, कितना अमाउंट हमारे को बिल्डिंग बनाने में लगा, ठीक है। और उस बिल्डिंग को जब जब वो बिल्डिंग बन गई और इतना अमाउंट लग गया, बट वो एक्स्ट्रा पैसा लगा है ना उसमें, तो वो बिल्डिंग कुछ टाइम बाद एनर्जी कंजर्व करके वो पैसा हमको वापस दिला देती है। दिस इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। So thank you so much, Monica ma'am, for थैंक यू, taking this lecture. Thank you so much from Nimi's side. थैंक And यू, we'll definitely look forward, ma'am, कि आप आगे भी आने वाले टाइम में हमारे साथ ऐसे ही collaborate करके you can give lectures. थैंक यू सो मच। देयर आर क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट यूजर्स। You can take questions. Actually, आपके पास 5 minutes remaining है because we are having another lecture at 4 o'clock. So you can just wrap up in 5 minutes, ma'am. हाँ मैम, सर वो कुछ क्वेश्चंस हैं रेज किए हैं, तो मैं उनको या तो आप एक काम कर सकते हैं मैम, 5 मिनट में जितने आप ले सकते हो आप ले लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, आप ठीक अपना है, नंबर दे सकते हैं, पर्सनली स्टूडेंट्स आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ ठीक है। एक है क्यूकॉम बीडीटी, मैम रूफ के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए? आप इनको अनम्यूट करेंगे कि मैं इसको प्राइवेटली आंसर करूं? हेलो मैम आप जिसको चाहे आप खुद भी अनम्यूट कर सकते हो, आप जिसको चाहते हो। किस साइड है? अच्छा, यहाँ से तो इट इज नॉट विजिबल। हेलो मैम। हाँ ऑनलाइन में कोई फायदा नहीं, कोई मिला कर दे दे कुछ कर दे, असली है नकली है। क्लियर नहीं हो रहा मुझे, आप क्या बोल रहे हो? भाई कितना गंदा लग गया। कौन आंसर कर रही हूँ आपके क्वेश्चन को। मैम जिसको आप चाहते हो कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे, आप उसको अनम्यूट करके उसको बोल सकते हो क्वेश्चन पूछे। हाँ हाँ सर, मैं वो कर रही हूँ, बट वो मैं सर्च कर रही हूँ ना, वो कहाँ पर है। क्यूकॉम बीटीटी करके आ रहा है नाम, किसी ने पूछा है मुझसे पॉइंट्स कैसे दिया जाता है। मैम पॉइंट्स कैसे दिया जाता है? ओके, पॉइंट्स के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारे गृहा की रेटिंग के लिए ना, जो भी मैंने रेटिंग बताई थी, तो उसमें क्या होता है कि रेटिंग जब दी जाती है तो पॉइंट्स के आगे उस क्राइटेरिया के आगे ना, क्राइटेरियाज हैं जो मैंने बताए थे अभी, 100 कुछ क्राइटेरियाज है, 30-40 क्राइटेरिया, उसके आगे उनके पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो क्राइटेरिया बिल्डिंग फुलफिल करती जाती है उसके अकॉर्डिंग उसको पॉइंट मिलता जाता है। तो वैसे ही अगर 100 पॉइंट्स 104 पॉइंट्स तक है गृहा के, तो उसमें जैसा पॉइंट जिसको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग उसको गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी। और मैम रूफ के लिए कैसे, वो ट्रायंगुलर शेप आप बोल रहे थे, उसको कैसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। हाँ, ट्रायंगुलर शेप में क्या समझना है? मतलब वो आप कह रहे थे ना कि उसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, वो ऑटोमेटिकली रिलीज कर देता है हीट, अगर ट्रायंगुलर शेप में ना उसका उसमें रूफ फिलिंग की होगा तो। जाती है, ग्लास वूल के लेयर आप लगा सकते हैं यहाँ पे अंदर, यस ठीक है। मैम। ग्लास वूल के लेयर लगा सकते हैं, ये जनरली जो वहाँ पे होता है जहाँ पे टेपर्ड रूफ है, बट हमारे कॉम्पोजिट क्लाइमेट में हम फ्लैट रूफ ही होती है जनरली, ठीक यस है। मैम। तो हाँ। फ्लैट रूफ के लिए मैंने बताया था कि डबल रूफिंग की जाती है, ठीक है। अच्छा। डबल यस रूफिंग की मैम। जाती है, और जो टेरेस पे जो मटेरियल है, जो पेंट है ना, यस वो मैम। पेंट हम लो वीओसी और रिफ्लेक्टिव पेंट अवेलेबल है मार्केट में, उसकी कोटिंग की जाती है। अदरवाइज जो एक नॉर्मल प्रोसेस है रूफ को ले करने का, यस ठीक है, मैम। जो ब्रिक ब्लास्ट और उससे किया जाता है, उसकी लेयर बना के और प्रॉपर वाटर प्रूफिंग के साथ किया जाता है, और उसमें मटेरियल लगाया जाता है डैम प्रूफिंग का, वो तो करेंगे, बट उसके ऊपर से एक एडिशनल लेयर लगाई जाती है,
Okay. Yes, ma'am. Sure. Thank you. Okay. Another question is, uh, लो वीओसी मीशा ने पूछा है मुझसे। मीशा, हेलो। हाँ मीशा, लो वीओसी पेंट्स आप पूछ रहे हो? यस मैम। लो वीओसी पेंट बेटा वो पेंट होते हैं जो कि जिनमें जब कार्बन कंपाउंड होता है ना हर पेंट में, ये तो हमें पता है, ठीक है। यस मैम। वो कार्बन कंपाउंड जब हम अप्लाई करते हैं उस सरफेस पे तो वो कार्बन कंपाउंड जल्दी से उड़ जाए, अच्छा। इवेपोरेट हो जाए। समझ में आया? यस मैम। और मैम हाँ एक तो बार वो होते सेंट्रल हैं, डिह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम भी बता दो। क्या है? सेंट्रल डिह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम जो आपने उस अच्छा, ड्राइंग में सेंट्रल समझाया था। ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम होता है जैसे फॉर एग्जांपल डीह्यूमिडिफिकेशन पता है? डीह्यूमिडिफिकेशन होता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है ना, ठीक है, जैसे ह्यूमिड एरियाज में, तो वहां पे एब्जॉर्बर्स लगाए जाते हैं। देयर आर वेरियस मटेरियल्स में, और भी इसका ना नेक्स्ट क्लास में आपको और डिटेल में बताऊंगी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसमें भी क्योंकि बिकॉज ग्रीन बिल्डिंग इज अ बिग टॉपिक ना, तो ओके। उसमें आपको क्लियर कर दूंगी कि सेंट्रल ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। लेकिन उसमें अभी ये जान लो कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें सेटअप किया जाता है, ठीक है। ओके मैम। एनी अदर क्वेश्चन? सर और कोई क्वेरीज तो मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है मैम, ठीक है, तो आई गेस यहीं पर ही रैप अप करते हैं मैम। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू सर, थैंक यू। Okay, everyone, bye. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Thank you.